हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोऑर्डिनेट क्लासेस। आज का वीडियो काफ़ी मज़ेदार रहने वाला है। आज का टॉपिक है डस्ट ऑफ स्नो। ये जो पोएम है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई है। ये क्लास 10th का काफ़ी इम्पोर्टेंट पोएम है। नाउ वी डिस्कस अबाउट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है ये एक अमेरिकन पोएट है, नोवेलिस्ट भी है और ये जो है स्पेशली अपने रियलिस्टिक डिपिक्शन के लिए जाने जाते हैं। ये रूरल लाइफ के बारे में ज़्यादा वर्णन करते हैं। इनका जो था वो कमांड जो था वो अमेरिकन कॉलिक्वल स्पीच में काफ़ी अच्छा कमांड था एज़ अ पोएट। इनका जो जन्म होता है वो 26 मार्च 1874 को हुआ। कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को में इनका जन्म होता है। सैन फ्रांसिस्को क्या है? तो ये कैलिफ़ोर्निया में है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का एक जगह है कैलिफ़ोर्निया, जहाँ पे गूगल का हेडक्वार्टर है। वहीं पे इनका जन्म हुआ सैन फ्रांसिस्को में, कैलिफ़ोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में। और इनका जो डेथ होता है वो 29 जनवरी 1963 को होता है। कितने एज में? 88 इयर्स के एज में इनका डेथ होता है ना, यूनाइटेड स्टेट में ही। नाउ तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट को जो है उनको पुलित्ज़र प्राइज़ जो है मिल चुका है। इनको 4 टाइम्स पुलित्ज़र प्राइज़ मिल चुका है। तो पुलित्ज़र प्राइज़ क्या है? जैसे इंडिया में साहित्य अकादमी प्राइज़, ज्ञानपीठ प्राइज़, पद्म भूषण अवार्ड होता है लिटरेचर के सेक्टर में। एज इट इज़ जो है अमेरिका में जो है लिटरेचर में वहाँ के राइटर्स को, पोएट्स को पुलित्ज़र प्राइज़ दिया जाता है। टेक्स्ट ऑफ द पोएम। तो हम लोग फर्स्ट स्टैन्ज़ा को पहले डिस्कस करेंगे। द वे अ क्रो swooped down on me, the dust of a snow from a hemlock tree। तो यहाँ पे एक वर्ड है क्रो, मी, अ स्नो, ट्री। तो इसका जो राइम स्कीम है वो क्या हो जाएगा? ए बी ए बी। तो ये क्रो और स्नो ये दोनों सेम साउंड है तो इसको ए से डिनोट करेंगे, और मी और ट्री ये सेम साउंड है तो इसको हम लोग बी से डिनोट करेंगे। तो इसका राइम स्कीम जो इस स्टैन्ज़ा का क्या हो जाएगा? ए बी ए बी। अब इसमें जो है पोएट जो है यहाँ पे हेमलॉक ट्री और क्रो को जो है ये सिंबोलिज्म के तौर पे यूज किए हैं। ये जो है नेगेटिव इमोशन और एस्पेक्ट्स को दिखाता है, हेमलॉक ट्री और क्रो। तो बिना देर किए हुए हम लोग अब पोएम के लाइंस को डिस्कस करते हैं। द वे अ क्रो shook down on me the dust of a snow from a hemlock tree मीन्स, तो होता क्या है कि एक बार जो कवि हैं वो काफ़ी बहुत ज़्यादा वो अपसेट होते हैं, है ना? उनका जो मूड है वो पूरा अपसेट मूड होता है, काफ़ी वो सैड होते हैं। लेकिन वो अपने घर से बाहर निकलते हैं, एक गार्डन में जाते हैं, जहाँ पे एक हेमलॉक ट्री रहता है। हेमलॉक ट्री के नीचे वो बैठ जाते हैं। अचानक से कुछ ही देर के बाद एक कौवा आता है और उस वो जो कौवा है वो हेमलॉक ट्री की डाली में बैठ जाता है। जैसे वो हेमलॉक ट्री की डाली में बैठता है, तो बैठने के बाद क्या होता है कि अचानक से वो जो कौवा है जब वो हिलाता है डाली को, तो जो स्नो होता है ना? वो पोएट का जो हैंड होता है, राइट आर्म जो होता है, वो हाँ, उसके लेफ्ट आर्म पे गिरता है। तो इसमें दिखाया गया है फर्स्ट स्टैन्ज़ा में पावर ऑफ नेचर को दिखाया गया है। इसलिए इसमें जो है पोएट स्पेशली बताए हैं कि जो नेचर होता है वो अपसेट मूड को जो है वो क्या कर सकता है, वो रिफ्रेश कर सकता है, रिफ्रेशमेंट कर सकता है ना? तो ये पावर ऑफ नेचर को इसमें जो है पोएट बताए हैं। नाउ तो हम लोग अब सेकंड स्टैन्ज़ा में देखेंगे। हैज़ गिवन माय हार्ट। तो इससे पहले जब स्नो फॉल होने से पहले जो पोएट का जो हार्ट होता है वो काफ़ी अपसेट होता है, काफ़ी वरी होता है, वो फ्रस्ट्रेटेड होता है ना? तो वो जो हाफ पार्ट ऑफ डे होता है वो काफ़ी अपसेट में गुज़रता है ना? लेकिन जैसे ही वो स्नो उसके राइट आर्म में गिरता है, तो उसका जो मूड होता है, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो मूड होता है, वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है। और जो बचे हुए दिन होते हैं,
जो हाफ डे होता है, जो इवनिंग का जो टाइम होता है ना? हाफ डे ऑफ दैट डे वो क्या होता है, वो सेव हो जाता है। वो जो रिग्रेट होते हैं, वो सारा जो अपसेट मूड होता है, वो सारा खत्म हो जाता है और वो उसका जो मूड है, वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है। वो सैड मूड से वो हैप्पी मूड में चेंज हो जाता है और पोएट जो है, वो फिर से वो फ्रेश फील करने लगते हैं। वो सारा जो टेंशन होता है, वो खत्म हो जाता है। तो हैज़ गिवन माय हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट। और इस तरह से पोएट क्या होता है कि पोएट के जब राइट आर्म में स्नो गिरता है तो उनका दिल जो है पूरी तरह से बदल जाता है, उनका हार्ट जो है गार्डन गार्डन हो जाता है। पोएट का जो मूड है वो चेंज हो जाता है और जो सैड डे रहता है वो सेव हो जाता है और इस तरह से जो है वो दिन बर्बाद होने से बच जाता है। बिकॉज़ जब कोई भी आदमी अपसेट मूड में होता है तो वो कहीं भी किसी काम में मन नहीं लगता है। लेकिन वो जो है डस्ट ऑफ स्नो की वजह से जो है वो पोएट का जो मूड होता है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे जो है पोएट वो एलिट्रेशन का यूज़ किए हैं। एलिट्रेशन क्या होता है? तो जब एक ही लाइन में कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटिशन होता है, जैसे हैज़ गिवन माय हार्ट, तो यहाँ पे हैज़ और हार्ट, ये यहाँ पे क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटिशन है ना? तो इसको हम लोग बोलते हैं एलिट्रेशन। जैसे सेव्ड सम पार्ट, तो यहाँ पे है सेव्ड सम पार्ट, तो यहाँ पे भी क्या है, ये कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटिशन है एक ही लाइन में, तो इसको हम लोग एलिट्रेशन बोलेंगे। अगर सपोज यहाँ पे वॉवेल साउंड्स का रिपीटिशन होता तो हम लोग उसको एजोनेंस बोलते हैं, राइट? तो पोएम का जो मेन जो थीम है ये है, क्या है, द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ नेचर। यानी नेचर के पास इतना पावर होता है कि वो किसी भी सैड चीज को वो हैप्पी में चेंज कर सकता है। जैसे जस्ट लाइक जब रेनफॉल नहीं होता है तो पूरी धरती सूखी हुई रहती है, लेकिन जैसे जब नेचर अपना पावर और इम्पैक्ट दिखाता है, जब रेनफॉल होता है तो पूरी जो अर्थ होती है, वो जो सूखे पेड़ हैं, जो खेत खलिहान है, वो फिर से हरे-भरे हो जाते हैं और इस तरह से जो नेचर है, वो एक दुल्हन की तरह सज जाती है। तो ये है ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ नेचर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।